प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं को ऑपरेशनल निर्णय लेने की खुली छूट दे दी है। यानी आतंकवाद पर टारगेट करने की तारीख भारतीय सेनाएं चुनेंगी, वक्त भी उन्हीं का होगा, जगह भी उन्हीं की चुनी हुई होगी। रक्षा मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज और तीनों सेनाओं के प्रमुखों को साथ 1.5 घंटे तक चली प्रधानमंत्री की बैठक में यह फैसला हुआ। पहली मीटिंग खत्म हुई और मोदी और शाह की मीटिंग शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि 48 घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है। इसके बाद खबरें हमारे पास ये भी आ रही हैं कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी शायद इस वक्त प्रधानमंत्री निवास पर पहुंचे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हिमांशु। सवाल इस बात का है कि पहले सिक्योरिटी मीटिंग हुई जो 90 मिनट तक चली, उसके बाद गृह मंत्री के साथ एक बैठक और फिर आरएसएस चीफ। प्रधानमंत्री एक के बाद एक मीटिंग पर मीटिंग किए चले जा रहे हैं। आज की इन मीटिंग्स का निष्कर्ष क्या है? देखिए नवका जी, सीधे तौर पर यदि कहा जाए तो यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अभी तक जो बैठक हो रही थी वो सिर्फ सरकार के मंत्री और सीसीएस की बैठक हो रही थी। लेकिन आज पहली ऐसी बैठक हुई है जिसमें प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस और एनएसए के साथ में यह बैठक की है। 1-1.5 घंटे से ज्यादा यह बैठक चली और जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों द्वारा वो यही मिल रही है कि तीनों सेनाओं को खुले तौर पर छोड़ दिया गया है कि वो समय तय करें, वो निर्धारित करें कि कौन सा समय होगा, कौन सा वक्त होगा, कौन सा स्थान होगा, टारगेट क्या होगा। और ये भी उन्होंने बताया कि भारत की जो जनता है वो अपने सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता को हमें यह भरोसा देना होगा कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो सेनाएं हैं वो पूरे तरीके से मजबूत है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद में अभी जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि सरसंघ चालक मोहन भागवत जो है वो अभी प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे हैं। हो सकता है कि ये जो तमाम निर्णय लिए जा रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, इन सभी निर्णयों से भी मोहन भागवत को अवगत कराया जाए कि सरकार किस तरीके से कदम उठा रही है। क्योंकि हमने देखा है कि पहले भी जो 1-2 जगहों पर कार्यक्रम हुए थे तो वहां पर मोहन भागवत ने बोला कि सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करे। हिमांशु जी, बहुत सी जानकारी आ रही है। अभी बीजेपी के अध्यक्ष का निर्णय होना भी बाकी है। ये तमाम मीटिंग्स चल रही हैं और प्रधानमंत्री ने आज दिन में पहले ही कह दिया है कि भारत का टारगेट बड़ा है, समय कम है। और टारगेट बड़ा, समय कम के बावजूद ये मीटिंग पर मीटिंग, ये गोष्ठियों पर जो फैसले हो रहे हैं, इन पर सबकी नजर टिकी है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत के सेंटिमेंट्स हैं, कब तक बोझ संभाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। ये इस वक्त पूरी हमारी सेनाओं की तैयारी है, एक एक हिंदुस्तानी की तैयारी है, एक एक भारतीय चाह रहा है। युद्ध होगा या क्या मुझे नहीं पता, लेकिन पहलगाम पर कल्पना से बड़ी सजा देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे का वार्म अप जरूर देखा जा रहा है। यूएन में भारत ने पाकिस्तान की ठीक ठाक बेइज्जती की, जिसके वो लायक भी है। भारत ने पाकिस्तान को रोग स्टेट फ्यूलिंग ग्लोबल टेररिज्म, जिसका मोटे तौर पर मैं अनुवाद करती हूं ग्लोबल आतंकवाद को बढ़ा रहा रावण राष्ट्र, ये कहा है यूएन में जाकर भारत ने पाकिस्तान को। यूएन में विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क के लॉन्च पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पर राइट टू रिप्लाई के तहत यूएन में भारतीय प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो खुद आतंकवाद फैलाने की बात कबूल कर रहे हैं। और ये कबूल स्काई न्यूज, एक ब्रिटिश चैनल पर उन्होंने किया कुछ ही दिन पहले। इस बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांग की है कि पाकिस्तान को आईएमएफ का कर्ज मिलने से रोका जाए। पाकिस्तान के लिए $1.5 बिलियन के कर्ज को लेकर आईएमएफ की 9 मई को बड़ी बैठक है। पाकिस्तान को दोबारा एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डालने का प्रयास करने की मांग भी हो रही है। सवाल पब्लिक का है कि क्या भारत के संकल्प पर पाकिस्तान के पास गीदड़ भभकियों के अलावा भी कुछ है? चीन ने ग्वादर के असनी एयरफील्ड पर F-16 ब्लॉक 52+ लड़ाकू दस्ते तैनात किए हैं। स्वात, स्कुर्द
में भी जो PAF यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की तैनाती है की खबरें हैं, वो सब भारत बहुत नजदीक से देख रहा है। यानी पाकिस्तान जहां पर चीन को सब कुछ सौंप चुका है, वहां से वो दम मारने वाला हुक्का भरने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान जिसकी सेना की ताकत चीन जैसे देशों के उधार या दया पर निर्भर है, या अब्दुल कादिर जैसे बदनाम वैज्ञानिकों की चोरी चकारी से तैयार न्यूक्लियर क्षमता के भरोसे है? क्या असीम मुनीर की ये तंबू आर्मी जल थल नभ चीरने वाले भारतीय सेनाओं के रणबांकुरों के से भिड़ेगी? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, लेकिन बहस से पहले ये फैक्ट शीट। There a very vivid possibility that we can have war in next day 2 or 3 or 4. Day 2 or 3 or 4? Yeah, because मेरा मतलब अगर 15 दिन बाद हुई तो वो मोदी का इलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे, मैं वोट लेने हैं, ये भी देखें ना, वहाँ पे इलेक्शन डेट भी चेक करें। आतंकिस्तान का ऐसा प्रोपोगेंडा देखकर कोई भी माथा पीट ले। आपने पाकिस्तान से इंतकाम लेने की बात की है, मोदी जी लाहौर आपको कह रहा है। ताहत नजर लाहौर का इज्तिमा आपको पैगाम दे रहा है कि जरा आगे तो बढ़िए, सन 65 का हशर अहालिया ने लाहौर दोबारा न कर दे। आतंकिस्तान का ऐसा बड़बोलापन देखकर कोई भी 93,000 पाकिस्तानियों का सरेंडर ना दिखाए तो क्या करे? 7 अक्टूबर 2023 से उस दिन से मोदी इसराइल का हामी। हवा फुलाने वाली बातों के बीच ग्वादर, स्कर्दू और स्वात में पाकिस्तानी एयरफोर्स की तैनाती चीनियों के कंधे पर सिर रखकर छटपटाने की कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं। इस बीच पाकिस्तान के विपक्ष के वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए क्या ख्यालात हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। जो शहबाज शरीफ है, जिसको मैं प्राइम मपेट कहता हूं, उसने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में परसों जाके जो तकरीर की है, उसने एक किस्म के हथियार हिंदुस्तान के सामने डाल दिए। वो बुज़दिल शख्स है। पाकिस्तान में मची मारकाट के बीच पहलगाम पर भारत का जवाब चौतरफा है। ये वाला वार UN प्लेटफॉर्म से हुआ। The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye.